जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। यूपी में बिजली की बकायेदारी खत्म करने का सुनहरा मौका है। केस्को ने बिजली बिल राहत योजना घोषित की है, जहां चोरी के मामलों में भी छूट मिलेगी। कुल 2000 करोड़ 850 करोड़ रुपए तक की बकाया राशि वसूली की संभावना जताई जा रही है। योजना में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क केवल 2000 रुपए है और 3 तरह का भुगतान विकल्प दिया गया है, एक मुश्त या मासिक किस्तों में। पंजीकरण की समय सीमा 3 चरणों में है। पहले चरण में 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर, दूसरे में जनवरी और तीसरे में फरवरी समाहित है। खास बात यह है कि चोरी के मामलों में पकड़े गए उपभोक्ताओं को मूलधन पर 50% तक की छूट मिलेगी और सरचार्ज भी पूरी तरह माफ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य न सिर्फ लोगों को मुखरित करना है, बल्कि विभाग के राजस्व वसूली को भी नए सिरे से मजबूत करना है। एक और जहां बहुत से उपभोक्ता बिल चुकाने में दिक्कत में थे, वहीं ये योजना उन्हें एक मौका देती है कि वे अपनी बकायेदारी को व्यवस्थित कर सकें और बिजली सेवा जारी रख सकें। और वहीं आईएमडी ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर को कुछ राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के प्रेस रिलीज के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, माहे और समुद्री आंध्र क्षेत्र में इन दिनों में भारी बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही वहीं स्थानों पर गरज चमक वाले तूफानों की संभावना भी है और कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। इस मौसम प्रणाली के पीछे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण का हाथ है, जो नमी को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी भारत में कुछ हिस्सों में ठंडी लहर की चेतावनी भी दी है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है। यह मौसम विश्लेषण ये बताता है कि मौजूदा मौसमी बदलाव अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट। भारतीय रेलवे ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि ट्रेन में माता पिता की गोद में यात्रा करता है और उसके लिए अलग सीट या बर्थ नहीं मांगता, तो उसे टिकट की जरूरत नहीं होगी, यानी पूरा सफर बिना टिकट मुफ्त हो सकता है। लेकिन अगर माता पिता बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ चाहते हैं तो उन्हें पूरा वयस्क किराया देना होगा। यह नियम आईआरसीटीसी की नई पॉलिसी के रूप में लागू किया गया है, ताकि छोटे बच्चों के सफर को और आसान बनाया जा सके। इस बदलाव से यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन टिकट बुकिंग करते वक्त बच्चे की सही उम्र और सीट विकल्प चुनना बहुत जरूरी होगा। और एक और अगला अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी गौरव दिवस के मौके पर सूरत में बोलते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने लंबे समय तक आदिवासी समुदाय को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आदिवासियों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसी मौलिक सुविधाएं नहीं थी। मोदी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे आदिवासी भाषा और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए संग्रहालय बनाना और विकास परियोजनाओं की शुरुआत करना। उन्होंने साथ ही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया, जो भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है और यात्रा समय को काफी कम कर सकती है। समर्थकों के अनुसार यह एक विकास मॉडल है जो आदिवासी इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक युवक को उसके बैग के साथ पकड़ा गया था, जिसमें केश टीम ने अनुमानित 60 लाख रुपए नकद पाया। पुलिस ने युवक को देर शाम हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला है और वाराणसी से सासाराम जा रहा था। तलाशी के दौरान उसके बैग में 2500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली, जो देखने में ही चौंका देने वाली थी। इस मामले में युवक के पास नकद के साथ कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए, इसलिए विभाग द्वारा आयकर टीम को सूचना दी गई है। पृष्ठभूमि में ये बताया गया है कि स्टेशन पर सुरक्षा चेकिंग पहले से बढ़ा रखी गई थी। हालिया आतंक चेतावनी के बाद जैसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त दल नियमित रूप से तलाशी कर रही थी। अब इस मामले में ये भी जांच की जा रही है कि यह भारी नकदी किसी चुनावी या हवाला नेटवर्क से तो संबंधित नहीं। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था एवं जंक्शन इलाकों में नकदी की ढुलाई की संवेदनशीलता पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए अगली खबर देखें। और वहीं दक्षिण कोरिया में ये जांच का विषय बना है कि कॉलेज स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट, जिसे सुनेओंग भी कहा जाता है, नामक विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा कितनी दबावपूर्ण हो सकती है। इस परीक्षा में हर साल लाखों छात्र भाग लेते हैं तथा इसका परिणाम उनकी उच्च शिक्षा और भविष्य रोजगार पथ को प्रभावित करता है। परीक्षा एक ही दिन में आयोजित होती है, जिसमें 8 घंटे से अधिक समय तक चलते विषय विश्लेषण शामिल हैं, जैसे कोरियाई भाषा, गणित, अंग्रेजी सुनने समझने की क्षमता एवं इतिहास। इतना ही नहीं, परीक्षा के दिन पूरे देश में ट्रैफिक में छूट दी जाती है। कुछ उड़ानें रद्द होती हैं और सरकारी कार्यालय देर से खुलते हैं, ताकि विद्यार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। इस परीक्षा के कारण करियर निर्धारण में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और यह छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक आर्थिक असमानता के मुद्दों को भी उभारती है। वस्तुतः इस तरह की परीक्षा प्रणाली सामाजिक दबाव और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता को भी उजागर करती है। अब इस पर भी ध्यान देना होगा कि शिक्षा प्रवेश की प्रक्रिया केवल अंक प्राप्ति तक सीमित न हो जाए, बल्कि विद्यार्थी की समग्र क्षमता एवं कल्याण को सुनिश्चित किया जाए। चलिए अगली खबर देखें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखिए। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए तिथि लगभग तय मानी जा रही है।
जिसमें 32,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। उम्मीदवारों में उत्साह इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा से लेकर फिजिकल टेस्ट तक की सारी प्रक्रिया इस बार समय पर पूरी होने की उम्मीद है। रेलवे विभाग ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि यह भर्ती बड़े पैमाने पर होगी और 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार अवसर है। पिछले वर्षों में भी ग्रुप डी परीक्षा सबसे ज्यादा आवेदन वाली भर्ती रही है, जिससे इस बार भी भारी प्रतिस्पर्धा तय मानी जा रही है। उम्मीदवार लगातार मॉडल टेस्ट और पुराने पेपर हल कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा समय प्रबंधन पर काफी निर्भर रहती है। अब तैयारियों का अंतिम दौर शुरू माना जा रहा है और युवा इसे स्थायी सरकारी नौकरी की बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। और वहीं अगला अपडेट देखिए। गोरखपुर में पीटीएस-पीएसी में प्रशिक्षण ले रही कुल 18 महिला रिक्रूटों ने अचानक पुलिस नौकरी से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। ये सभी महिलाएं पिछले कुछ महीनों से ड्रिल, फील्ड ट्रेनिंग और कानून की बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन अब उन्होंने इसे छोड़ने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि उनमें से कई को दूसरे विभागों जैसे स्वास्थ्य, बैंकिंग, शिक्षा में बेहतर अवसर मिल गए, जिसके कारण उन्होंने पुलिस सेवा छोड़ना उचित समझा। पुलिस प्रशासन ने उनके इस्तीफे को मुख्यालय भेज दिया है और औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ये घटना चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यह महिला भर्ती में मनोबल और लंबी अवधि की नौकरी प्रतिबद्धता पर बड़ा सवाल छोड़ती है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इसकी विस्तृत कारण जांच की जाएगी ताकि भविष्य की भर्ती में ऐसे मामलों को रोका जा सके। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। दिल्ली में हुए धमाकों की जांच में एक बड़ा मोड़ आया है जब पंजाब के पठानकोट से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है कि उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम भी किया था। एजेंसियों ने उसे गुप्त कार्रवाई में हिरासत में लिया और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। यह मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि जांच टीम को उसके पुराने संपर्कों और गतिविधियों में कई संदिग्ध पहलू लगे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुष्टि की है कि वो कुछ समय के लिए उनके यहाँ नियुक्त था, लेकिन उसके व्यवहार के बारे में कोई असामान्यता पहले सामने नहीं आई थी। अभी यह साफ नहीं है कि उसे सीधे धमाके से जोड़ने वाले साक्ष्य क्या हैं, मगर एजेंसियां उसकी डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों की जाँच में जुटी है। इस गिरफ्तारी ने पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को और बढ़ा दिया है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खनन क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है, जहाँ एक पहाड़ी अचानक धंस गई और उसके नीचे कई मजदूर दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज आवाज के साथ पूरा ढलान टूटकर नीचे आ गया और मजदूरों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। राहत बचाव टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। यह इलाका पहले भी खनन दुर्घटनाओं के लिए चर्चित रहा है और स्थानीय लोग बार बार सुरक्षा मानकों में सुधार की मांग उठा चुके हैं। अधिकारियों ने पूरे जिले में खनन स्थलों की नई सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। हादसे के बाद मजदूरों में डर का माहौल है और परिवारों ने मुआवजे और सुरक्षा की ठोस गारंटी की मांग की है। और दोस्तों अगला अपडेट देखिए। लखीमपुर खीरी जिले में जंगलों के किनारे बसे एक गाँव में बाघ का आतंक लौट आया है, जब एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को खेत में घात लगाकर हमला कर दिया गया। परिवार वाले रात तक उनके वापस न आने पर खोज में निकले और सुबह खेत में उनका आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त शव मिला। वन विभाग की टीम ने मौके से पगमार्क और अन्य संकेत जुटाए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमला बाघ ने किया था या तेंदुए ने। आसपास के गांवों में दहशत फैल गई है क्योंकि हाल के महीनों में ये दूसरी ऐसी दर्दनाक घटना बताई जा रही है। वनकर्मी अब गश्त बढ़ा रहे हैं और कैमरा ट्रैप भी लगाए जा रहे हैं ताकि जानवर की लोकेशन का पता लगाया जा सके। विभाग ने परिवार को सरकारी मुआवजे और सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। और वहीं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लखनऊ में हेरा गोल्ड एक्सन कंपनी के सीईओ पर अब शिकंजा कस गया है क्योंकि 5,600 करोड़ रुपए के बड़े धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हजारों निवेशकों ने शिकायत की थी कि कंपनी ने सोने में निवेश और भारी रिटर्न का लालच दिया था, लेकिन बाद में न तो पैसा लौटाया और न ही कोई जवाब दिया। जांच एजेंसियां अब कंपनी की सभी संपत्तियों, बैंक खातों और विदेशी लेनदेन को खंगाल रही हैं ताकि धोखाधड़ी की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा सके। कई निवेशक परिवार पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद में भटक रहे थे और अब मामला दर्ज होने को बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। कंपनी के कई व्यापारिक दस्तावेज पहले से संदिग्ध माने जा रहे थे, जिससे जांच और तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति जब्ती और धन वापसी की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाई जाएगी। और एक और अपडेट देखें दोस्तों। कॉमेडियन भारती सिंह, तेजस्वी प्रकाश और देबिना बनर्जी का एक रेस्तरां वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें वे झींगा खाते दिख रही हैं और इसी वजह से उन्हें नेटिजन्स की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने इसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गैर जिम्मेदार पब्लिक इमेज जैसी बहसों से जोड़कर ट्रोल किया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद मानते हुए आलोचना को अनुचित बता रहे हैं। वीडियो में तीनों कलाकार सामान्य माहौल में खाना खाते और मजाक करते दिख रही थी, लेकिन लोगों ने इसे नैतिकता की बहस में ला खड़ा किया है। इस विवाद ने फिर सवाल उठाया है कि क्या सेलिब्रिटी की निजी गतिविधियों पर सोशल मीडिया का इतना हस्तक्षेप सही है। अभी तक तीनों की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए, एक तो आगरा में स्मार्ट सिटी के हाईटेक कैमरों ने शुक्रवार को अद्भुत कार्य किया है। केवल एक ही दिन में 4,945 वाहनों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते चालान किया गया है। इनमें से 3,407 वाहनों पर हेलमेट नहीं पहनने के लिए, 150 कार चालकों पर सीट बेल्ट नहीं लगाने के लिए कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक माह के तहत पिछले कुछ दिन से तेज जागरूकता के साथ ये प्रवर्तन चल रहा था और परिणाम सामने आ गए हैं। डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि मोबाइल चलाते हुए वाहन चलाना, गलत साइड से चलना,
बिना लाइसेंस चलना। इन उल्लंघनों की संख्या भी कई सौ में थी। ये कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शहर की ट्रैफिक सुरक्षा में सुधार एवं नियमों के प्रति प्रवर्तन संस्कृति को सुदृढ़ करना प्रशासन की प्राथमिकता बन गया है। आगामी दिनों में ट्रैफिक यात्रियों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि चालान का डर साया कम हो सके। और वहीं अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदारी एग्रीमेंटों को कानूनन पंजीकृत करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 10 वर्ष तक के किराएदारी एग्रीमेंटों पर 90% तक की छूट मिलेगी, यानी मकान मालिक और किराएदार दोनों को अब कम शुल्क देकर लिखित करार करने की सुविधा मिलेगी, जिससे मौखिक या गुप्त व्यवस्था की प्रवृत्ति कम होगी। हालांकि टोल और पट्टे संबंधी एग्रीमेंट इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे। ये पृष्ठभूमि में इसलिए है क्योंकि लंबे समय तक किराए एग्रीमेंट पंजीकरण दर बहुत कम थी और विवादों के कारण एलटीए कानून कार्रवाई का प्रावधान कम उपयोग में था। इस निर्णय के साथ सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किराए मकान संबंध अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित हों। अब पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी को भी सरल बनाया जा रहा है ताकि आम लोग कानूनी बाधा से डरे नहीं। और इसी क्रम में अगली खबर आ रही है। कानपुर में हवा की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से अधिक और कई स्थानों पर 500 के पार पहुंच चुकी है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी मौसम, औद्योगिक धुंध और वाहन उत्सर्जन ने मिलकर इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। स्थानीय प्रशासन ने स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर दी है कि बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन रोगियों को खुले में कम निकलने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पृष्ठभूमि में ये स्थिति पिछले कुछ वर्षों से बनती जा रही है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण नीति पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गई है। आम नागरिकों को सुझाव दिया गया है कि वे वाहन उपयोग कम करें, पेड़ अधिक लगाएं और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चलिए एक और अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे जल्द ही अयोध्या को चित्रकूट धाम से सीधे जोड़ने की योजना बना रही है, वह भी वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए। बहुत जल्द इस हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है, जिससे तीर्थयात्रियों और यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेन लखनऊ के रास्ते चलेगी, जिससे यात्रा न सिर्फ तेज होगी बल्कि धार्मिक और पर्यटन जुड़ाव को और मजबूत किया जा सकेगा। रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे मुख्यालय से इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी मंगवाई है। यदि समय सारणी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सब कुछ ठीक रहा तो ये ट्रेन जनवरी 2026 तक परिचालन में आ सकती है। इस कदम से दोनों पवित्र स्थानों को जोड़ने के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। और वहीं अगली खबर देखिए। मौसम विभाग ने 15 और 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जिससे कई हिस्सों में तापमान में गिरावट की संभावना है। विभाग का कहना है कि यह ठंड की लहर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य इलाकों में भी महसूस की जाएगी। ये प्रेस विज्ञप्ति साफ करती है कि अगले दिन 2 दिनों में कुछ जगहों पर रात का तापमान असामान्य रूप से गिर सकता है। लोगों को खासकर सुबह शाम के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि दिन में धूप होने के बावजूद ठंड का असर बना रह सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी लोगों को सर्दी के लक्षणों पर ध्यान देने और बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। यह मौसम बदलाव दर्शाता है कि उत्तर भारत में सर्दी की शुरुआत तेजी से हो गई है और लोगों को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है।